हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस 11th कॉमर्स के एसपी के वन शॉट रिवीजन सीरीज में स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। मैंने उसका यूट्यूब पे पूरा वीडियो डिटेल में अपलोड किया था। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो चल रहा था, मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करवाने के लिए मैं 2 पार्ट्स लूंगा, मतलब 2 लेक्चर्स लूंगा। तो इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी थी 11th एसपी की, वहाँ पे आप जाइएगा। अगर आपने वो चैप्टर नंबर 1 देखा नहीं होगा तो वो भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर नंबर 2 में मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट नंबर 1 में हमने जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो या आपका पार्टनरशिप हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इस चैप्टर में इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। अभी हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब। सो कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। देखो, कंपनी का सिंपल मीनिंग क्या होता है। कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब क्या, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, 3-4 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। बराबर, एसोसिएटेड। हम क्यों साथ में आ रहे हैं सर, हमको एक लॉफुल पर्पज है, कोई तो ऑब्जेक्टिव है, या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है या तो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, हमको पैसा कमाना है। समझो, मैं और मेरे और 4 दोस्त, हमको बिजनेस स्टार्ट करना था वड़ा पाव का। तो हमने क्या किया, हम लोग सब एक साथ आए, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया और एक कंपनी बनाई। बराबर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव लॉफुल भी है। बराबर, लॉफुल मतलब क्या, वड़ा पाव बेचना कोई इलीगल चीज है क्या, नहीं सर। बराबर, और दूसरा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमको पैसा कमाना है, इसलिए हमने वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट किया था। वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, इसके लिए हमने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुना। ठीक है, तो एक बात आपको क्या समझ आई कि हम सिर्फ लॉफुल पर्पज के लिए कंपनी बना सकते हैं। बराबर, मतलब कोई भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, एचयूएफ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पज के लिए हो सकता है। इलीगल पर्पज इज नॉट अलाउड। बराबर, ओके सर, ये तो आपको समझा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी एक कंपनी है। देखो, अगर कंपनी के बाद लिमिटेड लिखा होगा तो समझ जाओ अब ये है पब्लिक कंपनी। ठीक है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीछे लिखा होता प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या, ये प्राइवेट कंपनी है। ओके, लिमिटेड लिखा होगा तो पब्लिक कंपनी है, अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता तो समझ जाइएगा ये प्राइवेट कंपनी है। ऐसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इस चैप्टर में आपको नहीं है, वैसे मतलब है बट डिटेल में नहीं है। ये देखो अभी, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की कंपनी, आपको पता है सर कौन है इसका प्रमोटर, मुकेश अंबानी। बराबर, तो ये आपके सीड सर है प्यारे प्यारे, इन्होंने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कैपिटल इन्वेस्ट किया। अभी मैं कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करूंगा यार, मेरे को क्या चूले गया, नहीं ना। बराबर, मैं कैपिटल इन्वेस्ट क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ तो बेनिफिट मिले, इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट किया। उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे को देगी शेयर्स। बराबर, तो समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टोटल 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज ईच के। उसके मैंने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख जो शेयर्स है उसमें से मैंने 100 शेयर्स परचेस किए। ठीक है, तो अभी मैं क्या हो गया, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर हुआ, या तो दूसरा नाम उसको बोलते हैं पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। बराबर, मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, क्यों सर, मेरे को चुलती क्या, नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ तो बेनिफिट मिले, इसलिए मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया था कि मेरे को पता था यार फ्यूचर में मेरे को और इसका पैसा बढ़ा के मिले। तो रिलायंस में मैंने जब पैसा लगाया तो रिलायंस ने मेरे को क्या इशू किए, शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या, जो शेयर कैपिटल होता है कंपनी का, उसमें से जो स्मॉल यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। तो ये जो शेयर है, मैंने 100 शेयर्स रिलायंस के परचेस किए, तो मैं शेयर होल्डर हो गया रिलायंस का, या तो जिसको हम बोलते हैं पार्ट ओनर। बराबर, अभी मैं तो ओनर हूँ कंपनी का। मेरे को एक बात बताओ, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। कोई दिल्ली में होगा,
कोई पुणे में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई बैंगलोर में होगा, कोई फॉरेन में होगा भाई, बराबर है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी हम जो ओनर है या शेयर होल्डर है, तो हमको तो पॉसिबल नहीं है ना रिलायंस कंपनी चलाना, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? कंपनी मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब आसान शब्दों में समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कुछ नहीं होता, जो कि कंपनी को मैनेज करेंगे, आप इनको मैनेजर्स बोल सकते हो। ये कौन सिलेक्ट करते हैं सर? शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, बराबर। तो अभी कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर, बराबर। यस। उसके बाद देखो, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिजनेस किया, अच्छा खासा पैसा कमाया, उनको हुआ अभी प्रॉफिट। अभी क्या करेगी वो? जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें से कुछ हिस्सा अपने ओनर को देगी, मतलब शेयर होल्डर को। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ओनर को देगी, पार्ट ओनर को या तो शेयर होल्डर को, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, बराबर। मेरे को एक बात बताओ, मैंने जो पैसा लगाया था, यार मैं ऐसा क्यों पैसा लगाऊंगा? मेरे पास जो पैसा है, ऑब्वियसली मेरे को पता है कि मेरे को फ्यूचर में इसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। आप बैंक में जब एफडी करते हो, ऐसे ही करते हो क्या? यस यस बाबा, मेरे को सेफ रखना है मेरा बैंक में पैसा, इसलिए मैंने एफडी किया। नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव किसका नहीं होता है, बराबर। एफडी क्यों करते हो आप? आपको पता है मेरे को 6% या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी डेट पे, इसलिए। वैसे ही मैं रिलायंस के शेयर्स परचेस करता हूँ, क्यों? कि मेरे को फ्यूचर में कुछ इनकम जनरेट हो। तो इनकम जनरेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, बराबर। तो ये दो ऑप्शंस कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपके पास, आपको डिविडेंड मिला, मतलब क्या? आपने जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था ना, उस पर रिटर्न जनरेट हुआ। और दूसरा तो आपका होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? समझो, मैंने रिलायंस का शेयर परचेस किया था जब उसकी प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है। अभी 2 साल हो गए मेरे को रिलायंस का शेयर परचेस किए हुए। अभी जो करंट प्राइस है ना रिलायंस की, वो है 120 रुपए। मैंने समझो 10 शेयर्स परचेस किए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1000। अभी करंट वैल्यू कितनी है इसकी? 120। मतलब ये अगर 120 रुपए में शेयर बेचा मैंने, तो मेरे को मिलेंगे 1200 रुपए। मतलब क्या? 200 रुपए का मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। समझा आपको मैंने क्या बताया? डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन में डिफरेंस पता चला आपको? कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या? शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई, उससे हमको बेनिफिट हुआ। और डिविडेंड मतलब क्या? जो शेयर हमने परचेस किए थे उस पर हमको रिटर्न मिला है। अभी कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन दी वो हम देखेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। सर दिस एक्ट मतलब क्या? अभी जो करंट लॉ चल रहा है, कंपनी को जो रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो दिस एक्ट मतलब 2013 वाला एक्ट। आप अगर कंपनी रजिस्टर करते हो इस एक्ट के अंदर, मतलब 2013 के अंदर, तो हम आपको बोलेंगे ये हमारी कंपनी है। या तो एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस मतलब पिछला वाला कंपनी लॉ। पिछला वाला मतलब क्या सर? 1956 वाला था, 1913 वाला था। आपने अगर 56 में रजिस्टर किया है या 56 के बाद, समझो मैंने कंपनी बनाई 1978, तो मतलब क्या? मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि ये तो आया 2013 में और मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 1975 या 78 में। तो मतलब क्या? कौन सा वाला? 1956 के अंडर मैंने वो इनकॉर्पोरेट की होगी, ठीक है। ये इतना समझा आपको। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। यस, अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्रक्स बताऊंगा कि ये क्या होता है। सबसे पहला तो है हमारा वॉलेंटरी एसोसिएशन, फिर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ वन आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ परपेचुअल सक्सेशन, सिक्स्थ कॉमन सील, सेवेंथ लिमिटेड लाइबिलिटी, एट्थ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट, नाइन्थ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, 10 नंबर ऑफ मेंबर्स, 11th कैपिटल एंड 12th गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब क्या? यार आपको अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब शेयर होल्डर बनना है तो आप बन सकते हो, आपको शेयर होल्डर नहीं रहना है तो आप बेच सकते हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, बराबर है।
मतलब क्या, मेरे को अगर पता है कि यार मेरे को अभी बिजनेस करना है, मेरे 4 दोस्तों को भी पानी पूरी का बिजनेस करना है, तो हमने वॉलेंटरीली क्या किया, एक ग्रुप बनाया, हमने कंपनी बनाई और हमने वड़ा पाव का बिजनेस चालू किया है। इसका मेंबरशिप सारे लोगों के पास ओपन होता है। मतलब क्या, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरा दोस्त भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कंपनी में, बराबर है। और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उसका होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे के सारे कंडीशंस एंड टर्म्स लिखी होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में AOA भी बोलते हैं। अभी AOA क्या होता है, MOA क्या होता है, वो आगे के चैप्टर्स में आपको है, तो वहाँ पे हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंडर। मतलब क्या, लॉ जो है ना, वो लॉ रेगुलेट करता है, इसके लिए कंपनी को लॉ एक रेगुलेट करता है। इट इज अ रेगुलेटेड एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बराबर है। मैंने आपको बताया कि कंपनी को रजिस्टर्ड करना होता है कंपनीज एक्ट के अंडर कंपलसरी। मतलब क्या, कुछ कुछ लॉ फॉलो करने होते हैं कंपनी को। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, समझो मैंने चालू किया एक शॉप, किराना शॉप मैंने चालू किया, तो ये मेरा शॉप है और मैं हूँ ये, बराबर। तो हम दोनों सेम ही पर्सन है, हम टैक्स में भी क्या ट्रीट करते हैं, वी बोथ आर द सेम पर्सन। बट जब आप कंपनी फॉर्म करते हो ना, तो कंपनी को एक अलग पर्सन का स्टेटस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है। मतलब क्या, लॉ के लॉ से वो बनी है कंपनी, बराबर। ये एंजॉय करती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस। मतलब मेरी कंपनी अलग और मैं बनाने वाला अलग, जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट है फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। मतलब लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि यार देखो, ये कंपनी और कंपनी बनाने वाला एक ही पर्सन है। नहीं सर, मैं अलग हूँ और कंपनी बनाने वाला, सॉरी, मैं अलग हूँ और मेरी कंपनी अलग है। ओके, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। मेरे को एक बात बताओ कि कंपनी जो है, कंपनी का हमारे जैसा बर्थ होता है क्या, हमारे जैसे नेचुरल बर्थ होता है, बराबर, नेचुरल बर्थ होता है। वैसे कंपनी का बर्थ होता है क्या रे, उसके लिए 9 मंथ्स लगते हैं क्या सर? नहीं, ऑब्वियसली, जोक्स अपार्ट, बट नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये लॉ के द्वारा स्थापित की है हमने कंपनी। लॉ के अंडर जो प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके हमने इसको बनाया है। इसलिए बोलते हैं हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन। इसको ना हाथ है, ना पैर है, ये ना बोल सकती है, ना घूम सकती है, बराबर। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैनॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक नेचुरल पर्सन। कंपनी खुद के दिमाग से काम नहीं कर सकती, बराबर है। कंपनी को कोई तो चाहिए उसके बारे में सोचने के लिए। जैसे डायरेक्टर्स होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, कंपनी खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे हम नेचुरल पर्सन है, बराबर, तो मैं हूँ समझो, तो मैं मेरा खुद का डिसीजन ले सकता हूँ, बट कंपनी उस खुद का डिसीजन नहीं ले सकती, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, मेरे को एक बात बताओ, मैंने बिजनेस चालू किया, मैंने सोचा यार चलो यार 2 ही साल चलेंगे। ऐसा कोई सोचता है क्या यार जब कंपनी बनाते हैं? नहीं, सब सोचते हैं कि अपने को लंबा जाना है। मतलब क्या, हमको बिजनेस कंटिन्यू ही रन करना है, अपने को बंद करना नहीं है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ एनी मेंबर्स। मतलब क्या, समझो हमने 5 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, अभी मेरा एक दोस्त है ना, उसका डेथ हो गया, तो कंपनी बंद होगी क्या? नहीं सर, बंद नहीं होगी। अगर हम सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब क्या, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, वो तो चालू रहेगी। अगर हम में से कोई वो रिटायर हो गया, मतलब क्या, उसने मेंबरशिप बेच दी, 5 लोग थे हम, मेरे दोस्त ने क्या किया, उसके शेयर्स दूसरे को बेच दिए, कंपनी बंद होगी क्या? नहीं सर, जो दूसरे को बेच दिए ना शेयर्स, वो कंपनी का शेयर होल्डर या तो मेंबर बनेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। मतलब क्या सर, एक बात आप ध्यान में रखो, ये देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। कंपनी को आपको स्टार्ट करना है, क्या करना है आपको, कंपनी को स्टार्ट करना है। अगर आपको कंपनी को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लॉ को फॉलो करना होगा, जो लॉ में प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा। कंपनी को आपको बंद करना है, ठीक है, मतलब क्या, वाइंडिंग अप, वाउंड अप करना है कंपनी को, ठीक है। उसके लिए भी लॉ का प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। मतलब एक तो बात सर आप समझे कि कंपनी को चालू करना हो या बंद करना हो, बट आपको लीगल प्रोसीजर का सहारा तो लेना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद
कॉमन सील मतलब क्या होता है, जैसे अपन साइन करते हैं ना, बराबर, तो वैसे कंपनी का ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। क्योंकि क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी ना बोल सकती है ना साइन कर सकती है, तो इसलिए हम एक स्टैम्प बनाते हैं कंपनी का, उसको हम कॉमन सील बोलते हैं, बराबर। इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, ये कॉमन सील है, इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर। यस सर, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करती है उसमें ये कॉमन सील हम उसमें मेंशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अफिक्स करना। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। इसका मतलब क्या सर, देखो समझो मैंने 100 शेयर्स परचेस किए थे 10 रुपीज के, मतलब क्या 1000 रुपीज मेरे को कंपनी को देना था। उसमें से कंपनी ने कॉल किए 5 रुपीज पर शेयर, मतलब 100 शेयर्स मैंने लिए थे, 5 रुपए कंपनी ने कॉल किए, मैंने 500 रुपए दिए। अभी 500 रुपए देना मेरा बाकी है। अगर समझो अगर कंपनी बंद हो जा रही है कल, ये उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वाउंड अप हो जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कंपनी को किसी को पैसा देना बाकी है तो कंपनी के वो हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर आ गए ना पैसा मांगने, तो मेरे से कितना मांग सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 500 रुपए। मेरी जितनी लाइबिलिटी है ना उतना ही मैं दूंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी मेरी, मैंने जितने के शेयर्स परचेस किए उतनी अमाउंट में लायबल हो देने के लिए, बराबर। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अप टू अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर। जैसे मैंने बताया 100 शेयर्स लिए थे 10 रुपए के, मेरे को 1000 रुपीज देने थे, कंपनी ने कॉल किया कितने 500 रुपए, बराबर। तो मेरे को कितना देना बाकी है सर, मैक्स टू मैक्स 500 रुपए। अगर वो मांगने है मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं सॉरी, आई एम नॉट लायबल, कंपनी एक अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूँ, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड लाइबिलिटी मेरी, मेरी लाइबिलिटी उतनी है जितना मेरा अनपेड पार्ट है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखो अभी ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने बोला है ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास होती है ओनरशिप, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैंने जैसे बताया मेरा दोस्त है, दोस्त को नहीं चाहिए यार कंपनी वगैरह, उसने उसके शेयर्स बेच दिए एक दूसरे पर्सन को, तो अभी मतलब क्या, वो ट्रांसफर कर सकता है क्या शेयर्स, ऑब्वियसली कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर कंपनी पब्लिक है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, बट अगर कंपनी प्राइवेट है ना तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। देखो प्रोहिबिशन मतलब आप कर ही नहीं सकते ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करो और आप ट्रांसफर करो शेयर्स, बराबर। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स, आपको अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो मिनिमम 7 पर्सन तो चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाना होगा तो 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाना होगा तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के केस में एक मैक्सिमम मेंबर्स का भी लिमिट होता है जो कि है 200, पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में। उसके बाद कैपिटल, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब क्या यार, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं तो पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कि आपको अगर पैसा चाहिए ना तो मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरा दोस्त से वगैरह लूंगा, बट पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते आप। कंपनी के केस में आप पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो, तो मतलब क्या आप ह्यूज अमाउंट रेज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइन होते हैं आपको, बराबर। सबने अगर आपको थोड़े थोड़े पैसे भी दिए तो आपके पास करोड़ों रुपए जमा होते हैं, इसलिए सब क्या करते हैं, आपको अगर लार्ज स्केल में बिजनेस करना है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल टू यू। कंपनी आसानी से लोन्स भी ले सकती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। क्यों सर, एक और मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के केस में रेगुलेट करने वाला है क्या, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल है क्या, कोई कुछ नहीं सर, ना लॉ फॉलो करना है इसको, ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ नहीं। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कुछ ना कुछ होता है और उसको लॉज भी फॉलो करने होते हैं। कितने पैसे कंपनी ने लिए, कितने पैसे यूटिलाइज किए, कैसे यूटिलाइज किए, कहाँ पे यूटिलाइज किए, ये सारा का सारे डिटेल्स आपको बताना पड़ता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है कंपनी के केस में, इसलिए इनको लोन्स भी आसानी से मिल जाते हैं और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे कि हमारी अभी बात हुई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। ओके, जो भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। हो गया, आसान था एकदम। अभी टाइप्स ऑफ कंपनी हम देखेंगे, एकदम ईजी है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या, इनकॉर्पोरेशन के बेस में स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट पब्लिक 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए, 1 पर्सन में एक ही मेंबर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की, उसके केस में हमने बाइफरकेशन किया है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड अदर टाइप्स, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। अभी हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है 11th में, ये जो है ना आपको जब आप CS करोगे ना कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, तो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको जैसे पता है कि मैं भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या, कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुए एक स्पेशल एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। मतलब आपको पता है कि RBI का एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके अंडर RBI फॉर्म हुआ है। ये क्या है फिर, स्टैट्यूटरी कंपनी। या SBI का एक सेपरेट एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंडर SBI फॉर्म हुआ है, तो वो हो गया स्टैट्यूटरी कंपनी। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए अपने स्पेशल एक्ट से, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एंड रजिस्टर्ड कंपनी मतलब अपना नॉर्मल कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए, तो उस केस में वो हो गया रजिस्टर्ड कंपनी। अभी आप बोलोगे तो सर मेरे को एक बात बताओ, तो SBI को कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली इनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है। अभी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब प्राइवेट कंपनी, आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्स टू मैक्स 200 लोग होते हैं, 200 मेंबर्स। हाँ, लोग नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था, बट मेंबर्स बोलते हैं उसको, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्स टू मैक्स 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया है, और जिसके जो आर्टिकल्स है ना वो आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैंने जो बोला था रिस्ट्रिक्शन से, किस पे, राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स। मेंबर्स के पास राइट है ट्रांसफर करने का शेयर्स, बट कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 200 मेंबर हो सकते हैं। और प्रोहिबिट मतलब कि आप नहीं कर सकते, ये चीज तो आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है। क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे है प्रोहिबिशन, आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को कि आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, या तो आप डिपॉजिट्स भी नहीं ले सकते। मैंने जो बोला था ना आपको कि पब्लिक कंपनी है ना अगर, तो उस केस में वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। ओके, उसके बाद पब्लिक कंपनी मतलब क्या? देखो, अरे इतना डेंजर डेफिनेशन दिया है ना कंपनीज एक्ट ने, बहुत टफ डेफिनेशन है, अच्छे से सुनो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे बाप रे भाई, कितना हार्ड है ये तो। पब्लिक कंपनी मतलब क्या, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक। वाह सर, क्लासिक डेफिनेशन। अभी देखेंगे, पब्लिक कंपनी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। मेरे को आज शेयर बेचना, मैं बेचूंगा, मेरे दोस्त को बेचना, वो बेचेगा, किसी को भी बेचूंगा, तुम मेरे पे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते सर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर कितना चाहिए मेंबर्स का? 7। मतलब पब्लिक कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो उस केस में 7 लोग तो चाहिए। फिर उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए जितना प्रिस्क्राइब किया है आर्टिकल्स ने, और उसका प्रोहिबिशन कुछ नहीं होता है, एनी लिमिटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब क्या, वो पब्लिक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी क्या है ना यार, प्राइवेट कंपनी भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, बस वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिक को। 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या, सिर्फ एक बंदा काफी है, ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, एक ही मेंबर है। मतलब एक ही पर्सन को अगर कंपनी बनानी है तो उस केस में वो बंदा बना सकता है। और ये प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि प्राइवेट कंपनी का ये पार्ट है, बट 1 पर्सन मेंबर बन सकता है, इसलिए हमने बाइफर्केशन में अलग बनाया है। और जो प्राइवेट कंपनी के जो रिस्ट्रिक्शन है वो ओबीसी को भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। और ये देखो, 1 पर्सन कंपनी कैन हैव 1 और मोर डायरेक्टर्स। देखो, मेंबर जो है ना, मेंबर एक ही हो सकता है, बट डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हो सकता है। देर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम। एजीएम का मतलब क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी को साल में एक बार एक मीटिंग लेनी पड़ती है अपने शेयर होल्डर्स की या तो मेंबर्स की, बराबर है। तो ओपीसी के केस में उनको मीटिंग लेने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मतलब क्या, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी मेंबर्स की? अनपेड जो पार्ट है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का, बराबर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ये देखो, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मेंबर कैन बी कॉल्ड अप टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट। जो मैंने बताया था ना, 500 रुपए पेमेंट नहीं किया था, 500 रुपए ले लो मेरे से, उसके आगे आप नहीं मांग सकते। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, मैंने कुछ गारंटी दी, मैंने अभी शेयर सब्सक्राइब नहीं किए। इस केस में ना शेयर्स होते ही नहीं है, एक गारंटी की अमाउंट होती है, वो हमारे मेमोरेंडम में लिखी जाती है कि समझो मैंने 1 लाख की गारंटी दी, 2 लाख की गारंटी दी, तो ये गारंटी लिखी जाती है। और जब लिक्विडेशन होता है ना कंपनी का, तो उस केस में ये जो गारंटी की अमाउंट है ना,
ये आप क्या करते हो, यूज करते हो लाइबिलिटीज या डेट्स को पे करने के लिए, लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, भाई कितना भी पैसा लो, कुछ लाइबिलिटी पे लिमिट ही नहीं है हमारे। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मेरे को एक बात बताओ, ये कंपनी कोई बनाता होगा क्या इंडिया में? कोई नहीं बनाता अनलिमिटेड कंपनी। मैं क्या पागल हूँ क्या यार, मेरे को अनलिमिटेड अगर लाइबिलिटी चाहिए तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगा ना, कंपनी तो मैं बनाऊंगा नहीं। कंपनी में मेन तो मेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी का स्टेटस मिलता है, इसलिए तो मैं बनाता हूँ ना कंपनी। ओके, अभी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, इज अ कंपनी जो कि कंपनी होल्ड करती है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। एक जो कंपनी है ना, ये एक कंपनी दूसरे कंपनी का 1/2 से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, या तो उसके पास पावर है अपॉइंट करने की या रिमूव करने के ऑल और मेजोरिटी डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। उस केस में हम बोलते हैं उसको होल्डिंग कंपनी। अभी सर मेरे को ये पता नहीं चला, रुको मैं आपको विथ एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ कि होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझो ये है एक कंपनी ए लिमिटेड और ये भी एक कंपनी बी लिमिटेड, बराबर। ए लिमिटेड क्या कर रही है ना, ये बी लिमिटेड में इसका 51% शेयर होल्डिंग है। 51% क्या है, शेयर होल्डिंग है। तो मतलब ये क्या हो गई, ये होल्डिंग कंपनी हो गई, यानी ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि मोर देन 1/2 टोटल शेयर कैपिटल का दूसरी कंपनी के पास है, बराबर। 51% तो ए लिमिटेड होल्ड कर रही है, तो बी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी, ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी। या तो समझो ये 51% की जगह ए लिमिटेड के पास राइट है बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या तो रिमूव करने का, मेजोरिटी डायरेक्टर्स या तो ऑल डायरेक्टर्स। उस केस में भी ए लिमिटेड को हम बोलेंगे ये होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड के, बराबर। और सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, अपोजिट होल्डिंग कंपनी के, ऐसी कंपनी जो कि कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, बराबर। सब्सिडरी बी लिमिटेड को कंट्रोल कर ली ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड हो गई सब्सिडियरी कंपनी, बराबर। इजी है सर एकदम, मक्खन। समझ में आया? आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी। यार गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, कि ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया है या स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिला के लिया है। मतलब महाराष्ट्र एंड गुजरात ने मिला के एक कंपनी बनाई है, या तो पार्टली मतलब कोई आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, आधा हिस्सा वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, या तो वो सब्सिडियरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की। जो सब्सिडियरी कंपनी होगी ना गवर्नमेंट कंपनी की, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। समझो अभी ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, बी लिमिटेड समझो पब्लिक कंपनी है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी ने 51% बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होगा शेयर कैपिटल में, तो उस केस में बी लिमिटेड ए लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट कंपनी होगी, बराबर। यस, गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक दोनों भी हो सकती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है। आपको भेल तो पता होगा ना, भेल मतलब खाने वाली नहीं, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, नहीं तो कोल इंडिया लिमिटेड, या तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद फॉरेन कंपनी मतलब क्या, कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे नेस्ले इंडिया, इसका मेन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बाहर है, बट इंडिया में भी इसके बिजनेस ऑपरेशन है। तो जो बाहर की कंपनी है उन्होंने अपनी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में बनाई है। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड की फ्यूचर प्रोजेक्ट को चलाना है। मतलब क्या, समझो मैंने आज कंपनी बनाई है, ठीक है, क्यों सर, मेरे को 2 साल के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए मैंने आज कंपनी बनाई, और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है लास्ट 2 ईयर्स में। अभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की भी एक डेफिनेशन है जो कि लॉ में दी थी, बट आपको ये डेफिनेशन नहीं है, तो आप सिर्फ क्या याद रखोगे कि ये कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, या जिसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है पिछले 2 साल में, या तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए या एनुअल रिटर्न लास्ट 2 साल में आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455। इसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, कंपनी जिसने उसके सिक्योरिटीज लिस्ट किए अपने स्टॉक एक्सचेंज पे, बराबर। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, जिस कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है सर, शेयर्स, डिबेंचर्स,
बॉन्ड्स एक्सेट्रा, बराबर है। तो ये हमने क्या किया, शेयर मार्केट पे, शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अभी जो पब्लिक कंपनी है वो लिस्ट भी हो सकती है या तो लिस्ट भी नहीं हो सकती, मतलब अनलिस्ट भी रह सकती है वो कंपनी। द लिस्टेड कंपनीज विल हैव टू फॉलो द सेबी गाइडलाइंस। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के कुछ रेगुलेशन है एडिशनल, वो भी आपको फॉलो करना होता है। सो यस बेटा, अभी मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया है। ये जो दो कंपनी है ना, स्मॉल कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है अभी हम देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये पुरानी डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की, बट आपको ये दी है तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। स्मॉल कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी पब्लिक कंपनी छोड़ के, अदर देन पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, डज नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम 50 लाख रुपए, और जिसका टर्नओवर जो है ना एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो एक्सीड नहीं हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए। 50 लाख का आपका है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ का आपका है टर्नओवर, उस केस में आप बोल सकते हो यस बेटा ये स्मॉल कंपनी है। और एसोसिएट कंपनी मतलब क्या, over which another company exercise significant degree of control। एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिस कंपनी पे दूसरी कोई कंपनी है वो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रही है, विच इज लेसर देन डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर सब्सिडियरी कंपनी। मतलब ये क्या बोला है कि जो कि ये सब्सिडियरी कंपनी पे कंट्रोल होता है ना होल्डिंग कंपनी का, उतना तो कंट्रोल नहीं है, लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर सब्सिडियरी। मतलब क्या कि 50 से ज्यादा कंट्रोल है आपका, क्या 50 से ज्यादा आपका कंट्रोल है, बट मिनिमम कितना होना चाहिए, 20% तो कंट्रोल चाहिए। उस केस में आप बोलोगे एसोसिएट कंपनी है। एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, बराबर। इतना ही दिया है तो इतना ही आप ध्यान में रखो। ये सब चीजें आपको सीएस में बहुत ज्यादा डिटेल में, बट अपने को इसमें अभी जाना नहीं। यस, तो आपका हो गया बेटा ये सेकंड चैप्टर, एकदम मक्खन चैप्टर था। मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको रिवाइज करवा दिया है। तो भी आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए जो मैंने बनाए थे कंपनी के बारे में, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा था यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है आपको, मतलब दी है, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए ये जो ग्रुप ज्वाइन करने, उसमें ये नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक और बात, आप कमेंट भी कीजिएगा, मेरे को पता चले कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, टाटा, बाय बाय।